कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक और अंधेरी गुफा से, जहां ड्रासा नाम की एक शार्प शूटर छिपी हुई थी। वह घंटों से टनल में बैठी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। उसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एयरपोर्ट के पास एलिमिनेट करने का टास्क दिया गया था। थोड़ी ही देर में रनवे पर एक प्लेन लैंड होता है और जैसे ही ड्रासा अपना टारगेट देख लेती है, वह दूर से एक ही शॉट में उसे निशान बना देती है। ड्रासा इतनी महारत से काम करती है कि वहाँ मौजूद गार्ड्स को पता तक नहीं चलता कि गोली कहां से आई थी। मिशन कंप्लीट करके ड्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां उसका फादर पहले से मौजूद होता है। यहां हमें पता चलता है कि जब भी वह किसी को राइफल से मार देती है तो उस बुलेट का कवर अपने पास रख लेती है और बाद में वह ये कवर्स अपने फादर को सौंप देती है। सच यह है कि ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक बहुत से लोग मर चुके थे। ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये उसका पेशा बन चुका था। इसलिए वह अपने फादर को वो कवर्स दे देती थी ताकि उसके दुख में थोड़ा सुकून आ सके। ड्रासा अपने फादर को बताती है कि उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो 1 साल चलेगा और शायद इस दौरान वह मिल न पाए। इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम हर साल आती हो और कुछ गोलियों के कवर्स दे देती हो, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं। अगर मैं कुछ दिनों में नहीं मरा तो मैं 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम सिर्फ साल में 1-2 बार ही मुझे मिलती हो। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। यह सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। सीन यहीं शिफ्ट होता है और हम लेवाई से मिलते हैं। कहानी का दूसरा लीड। लेवाई की जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक सपने आते और नींद दूर रहती। एक रात जब वह बुरे सपने से जागता है तो घर से निकलकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। वहाँ बैठकर उसे थोड़ा सुकून मिलता और वह अपनी डायरी में लिखता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस दिया होता है और जल्दी आने को कहा गया होता है। लेवाई फरार नहीं करता, सीधा एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर बाटो से। बातचीत में पता चलता है कि लेवाई कोई आम आदमी नहीं बल्कि पहले एक आर्मी ऑफिसर था, अब रिटायर हो चुका है और एक डेंडली स्नाइपर भी रह चुका है। उसने 200 से ज्यादा टारगेट्स निशाना बनाए थे। बाटो कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्नाइपर हो और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। लेकिन मिशन से पहले वह एक जरूरी सवाल पूछती है, अगर तुम जाओगे तो पीछे कोई ऐसा है जो तुम्हें याद करेगा? लेवाई थोड़ा रुकता है और कहता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा अब कोई भी अपना नहीं है। बार्टो बोलती है, ठीक है, तैयारी कर लो, कुछ घंटों बाद तुम्हें भेज दिया जाएगा और वहाँ तुम्हें 1 साल रहना पड़ेगा। फिर लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब आंख खुलती है तो वह अपने आप को एयरप्लेन में पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और कैसा मिशन दिया गया है। प्लेन में मौजूद सोल्जर से वह पूछता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन सोल्जर जवाब नहीं देता, बस कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, मिशन के बाद वापस मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद सोल्जर बताता है कि अब प्लेन से उतरने का वक्त आ गया है क्योंकि हम नो फ्लाइंग जोन में एंटर करने वाले हैं। यहीं से आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है। बस वह सोल्जर इतना बताता है कि नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेला 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, तब तुम अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन लेवाई के दिमाग में अब भी एक सवाल घूम रहा था। वह फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? सोल्जर ठंडा जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है। मेरी वर्दी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर मारा भी जा सकता है। यह सुनते ही लेवाई के गले में सांसें अटक सी जाती हैं। इसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही लेवाई कूद पड़ता है और सेफली लैंड करता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। 32 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करने में लेवाई को लगभग 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिनों का लंबा थका देने वाला सफर तय करने के बाद आखिर वह उस जगह पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि यह एक बहुत ही सूना इलाका है। इंसान तो दूर, परिंदे भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी यहाँ 1 साल तक मिशन पर था और अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब लेवाई उसकी जगह संभालेगा। जेडी लेवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचकर भी लेवाई समझ नहीं पाता कि उसका काम एग्जैक्टली क्या होगा। जब वह यह सवाल
जेडी से पूछता है तो जेडी बताता है यहाँ एक बहुत गहरी खाई है जिसे गॉड नाम दिया गया है। ये बहुत मिस्टेरियस और गहरी खाई है जिसके बॉटम तक आज तक कोई नहीं पहुँचा। तुम्हारा काम सिंपल है, इस खाई की पहरेदारी करनी है। फिर जेडी लेवाई को यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स समझाता है। वह कहता है तुम यहाँ से महीने में सिर्फ एक बार हेडक्वार्टर को फोन कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर की दुनिया से जुड़ा रहने की उम्मीद मत रखो। ये टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके बिल्कुल सामने ईस्ट टावर है, वह रूस का है। वहाँ भी एक गार्ड ड्यूटी पर है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई कांटेक्ट अलाउड नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, हर वक्त आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना। यहाँ किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। नीचे लैंड माइंस और ऊपर ऑटोमेटिक गन्स लगे हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स की गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्हें फिर से रीलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान वे तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। और अगर कभी तेज सायरन की आवाज सुनाई दे तो बिना सोचे यहाँ से भाग जाना। जेडी मजाक से नहीं बोल रहा था। वह कहता है मुझे भी नहीं पता कि यह सब क्यों बोला गया था, बस मैं वही बता रहा हूँ जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया था। लेवाई सब कुछ ध्यान से सुनता है, पर उसका एक ही सवाल रहता है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है। तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे उस गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में फटा, वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज गूंजती है। कोई इंसान जैसी आवाज बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज की जो अंधेरों में छुपी हो। जेडी लेवाई की तरफ देखकर कहता है यह आवाज जिसे तुम सुन रहे हो वह उन क्रीचर्स की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। यह क्रीचर्स इस गड्ढे के अंदर रहते हैं और तुम्हारी ड्यूटी यह होगी कि इनमें से किसी को बाहर निकलने न देना। जेडी बताता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 सोल्जर्स को इस गड्ढे में भेजा गया था ताकि यह क्रीचर्स खत्म किए जा सकें, लेकिन आज तक उनमें से कोई जिंदा वापस नहीं आया। जेडी लेवाई को पूरी इन्फॉर्मेशन देकर तैयार होने बोलता है, क्योंकि उसकी अपनी 1 साल की ड्यूटी यहाँ पूरी हो चुकी थी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी थी। जेडी लेवाई को अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। वह खुश था क्योंकि 1 साल बाद वह घर लौटने वाला था, लेकिन लेवाई को मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिनके बारे में सोचकर ही डर लगता है। जेडी लोकेशन पर जैसे ही स्मोक करता है, तब एक हेलीकॉप्टर आता है उसे लेने के लिए। हेलीकॉप्टर उसके लिए नीचे एक रस्सी फेंकता है और जेडी धीरे धीरे उस रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही जेडी अपनी सारी डिटेल्स देता है, वह सोल्जर अचानक जेडी पर गोली चला देता है। फिर वह रस्सी काट देता है और जेडी नीचे गिर जाता है। अब यह बात क्लियर हो चुकी थी कि जो भी इस जगह पर आता है वह कभी वापस लौटकर घर नहीं जाता। इसके बाद अगले दिन का सीन शुरू होता है। लेवाई अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करता है। सबसे पहले वह रिपोर्ट्स चेक करता है और जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, उन्हें रीलोड करता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब लेवाई को यह जगह बोरिंग लगने लगती है। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमता है कि क्या 1 साल तक यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा, न किसी से बात, न ही कोई एंटरटेनमेंट। टाइम पास के लिए वह अलमारी खोलता है और सोचता है किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही वह किताबें निकालता है, उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर जाती है। वहाँ कुछ नोट्स लिखे होते हैं। यह नोट्स उन लोगों के थे जो उससे पहले यहाँ ड्यूटी कर चुके थे। हर एक नोट में डर, अकेलापन और होलोमैन के खतरे का जिक्र था। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर में मशीन चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपने टेलीस्कोप से ईस्ट टावर की तरफ देखता है। वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ड्रासा होती है। ड्रासा को यहाँ उसकी डेंजरस स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से ड्यूटी मिली थी। जैसे ही लेवाई उसे देखता है, उसकी नजरें उस पर अटक जाती हैं, लेकिन वह बात नहीं कर पाता क्योंकि रूल्स कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट टावर के बीच कांटेक्ट स्ट्रिक्टली मना है। ड्रासा को भी लेवाई की प्रेजेंस का पता चल चुका होता है। दोनों चुपचाप सोचते हैं कि क्या रूल्स तोड़कर बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का बर्थडे होता है। अकेलापन में घिरी हुई ड्रासा डिसाइड करती है कि उसे बात करनी चाहिए। वह एक व्हाइट बोर्ड निकालकर लेवाई से लिखती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवाई रूल्स याद करके पहले मना करता है, लेकिन ड्रासा मुस्कुरा के अपना नाम बता देती है, मेरा नाम ड्रासा है। लेवाई भी ज्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं करता और अपना नाम लिख देता है। फिर ड्रासा बताती है, आज मेरा बर्थडे है, और वह अपने टावर में ही डांस करना शुरू कर देती है। ड्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी बोतल रख देती है। लेवाई अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक ही गोली में
बोतल तोड़ देता है। अब ड्रासा भी पीछे नहीं रहती, वह लेवाई के टावर में रखी एक बोतल को परफेक्ट शॉट से उड़ा देती है। तब लेवाई समझता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डेथली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों के बीच व्हाइट बोर्ड के जरिए बातचीत बढ़ने लगती है। लेकिन एक दिन जब दोनों एक दूसरे में बिजी होते हैं, ड्रासा की नजर अचानक नीचे गड्ढे की तरफ जाती है। वह देखती है कि नीचे से कुछ डेंजरस क्रीचर्स यानी होलोमैन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ आ रहे हैं। ड्रासा तुरंत लेवाई को अलर्ट करती है। लेवाई बिना वक्त गवाए अपनी स्नाइपर उठाता है और क्रीचर्स को एक एक करके गोलियां मारने लगता है। लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि लेवाई उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर पाता। तब ड्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। अब होलोमैन क्रीचर्स ड्रासा के ईस्ट टावर की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। ये दोनों अपनी अपनी साइड से क्रीचर्स को मारते जा रहे थे। लेकिन तभी लेवाई देखता है कि एक क्रीचर सीधा ड्रासा के टावर तक पहुंच गया है और जैसे ही वह ड्रासा पर हमला करने ही वाला होता है, लेवाई ईस्ट टावर से अपनी जबरदस्त स्नाइपिंग स्किल्स का उपयोग करके उस क्रीचर को गिरा देता है। अगली सुबह लेवाई नीचे लगी लैंड माइंस को ठीक करता है और ऑटोमेटिक गन को रीलोड करता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वह ड्रोन कुछ सेकंड्स तक लेवाई की तरफ घूमता है और अजीब तरीके से स्कैन करता है। यह देखकर लेवाई हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह ड्रोन क्यों भेजा गया होगा और किसने भेजा होगा। दिन गुजरते गए, फिर महीने बीत गए। अब इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो चुकी थी। पहले जो अकेलापन था अब वह खत्म हो गया था। दोनों के दिन काफी अच्छे बीतने लगे थे। लेकिन एक दिन ड्रासा बहुत उदास थी क्योंकि आज 14 फरवरी था। उसे अपने फादर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर कैंसर से कुछ दिनों में न मरा तो 14 फरवरी के दिन वह खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। ड्रासा बोर्ड पर लिखकर लेवाई को बताती है, आज मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, काश आज मेरे पास कोई होता। लेवाई को भी पहले दिन से ड्रासा से मिलने का मन था और आज वह खुद को रोक नहीं पाता। वह डिसाइड करता है कि ड्रासा के पास जाएगा। इसके लिए वह एक रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके ईस्ट टावर तक पहुंचने का प्लान बनाता है। अगली सुबह लेवाई रॉकेट लॉन्चर से एक मजबूत रस्सी ईस्ट टावर की तरफ शूट करता है। ड्रासा टावर के बाहर आकर उस रस्सी को एक पेट डीएच से मजबूती से बांध देती है ताकि लेवाई उसे पकड़कर लटक कर टावर तक पहुंच सके। ड्रासा मुस्कुरा कर कहती है, तुमसे बहुत ही गंदी पसीने की बू आ रही है, पहले नहा लो फिर मिलती हूँ। लेवाई यह सुनकर हंसते हुए सिर्फ सिर हिला देता है। उसके बाद दोनों एक साथ बैठकर लंबी बातें करते हैं। ड्रासा अपनी कहानी बताती है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ मेरे फादर जिंदा बचे थे, पर कल के दिन शायद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली होगी। लेवाई भी अपने सपने और यूएस आर्मी में गुजरे अपने दिनों की कहानी ड्रासा को सुनाता है। बातें करते करते रात हो जाती है। ड्रासा एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करती है। दोनों म्यूजिक की धुन पर डांस करते हैं। धीरे धीरे करीब आते हैं और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद लेवाई ड्रासा की तरफ देखकर मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब तुम्हें सुनाऊंगा। अगली सुबह लेवाई को अपने वेस्ट टावर वापस जाना होता है। वह ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वापस निकल पड़ता है। ड्रासा उसे जाते हुए देखकर चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन तभी उनमें से एक क्रीचर लैंडमाइन से टकरा जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। लैंडमाइन के फटने से जो लोहे के पार्ट्स हवा में उड़ते हैं, उनमें से एक पार्ट रस्सी से टकरा जाता है। रस्सी टूट जाती है और लेवाई तेजी से खाई में गिर जाता है। लेवाई को गिरता देखकर ड्रासा बिना सोचे समझे अपना पैराशूट उठाती है और उसके पीछे कूद जाती है। खाई की गहराई में गिरते ही ड्रासा एक तेज बहने वाली नदी में गिर जाती है। वह किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लेवाई की किस्मत अच्छी होती है। वह एक बड़े पेड़ पर गिरकर बच जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह देखता है एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करने आया है। पर तभी पेड़ की शाखा टूट जाती है और वह नीचे जड़ों पर गिर जाता है। नीचे गिरते ही पेड़ की जड़ें उसे जकड़ लेती हैं। जड़ें उसे खींचकर दबाने लगती हैं। उससे पहले कि वह जान से हाथ धो बैठे, ड्रासा वहां पहुंच जाती है। वह अपना चाकू निकालकर जड़ें काटने लगती है और लेवाई को आजाद कर देती है। तभी पेड़ों की आड़ से कुछ क्रीचर्स निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। एक बड़ी फाइट शुरू होती है। उसके बाद दोनों मिलकर सब क्रीचर्स को खत्म कर देते हैं। लेवाई की नजर क्रीचर की डेड बॉडी पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे शॉक लगता है क्योंकि क्रीचर ने वही आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी जो कभी अमेरिकन सोल्जर्स की हुआ करती थी। यह देखकर लेवाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उसे जेडी की वह बातें याद आती हैं जब उसने बताया था कि 1940 में 2400 सोल्जर्स का एक बड़ा ग्रुप इस खाई में भेजा गया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौट पाए। इसके बाद लेवाई और ड्रासा एक अजीब और भयानक जगह पर पहुंचते हैं। सीन ऐसा था जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। हर तरफ इंसानों के सड़े गले लाशें बिखरी हुई थीं और उनकी बॉडीज के अंदर से पेड़ पौधे उग आए थे। लगता था जैसे कोई खतरनाक वायरस ने इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया हो। तभी पेड़ों के बीच से कुछ हलचल होती है। लेवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि क्रीचर्स फिर से उनके पीछे आ गए हैं। दोनों डर के मारे भागते हैं और एक पुरानी टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। दरवाजा बंद करते ही सामने उन्हें एक और खौफनाक मंजर दिखाई देता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी थीं। लगता था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि वायरस उन्हें न खत्म कर दे। अचानक एक बड़ी स्पाइडर ड्रासा पर जंप करती है और उसके साथ और भी बड़े साइज की स्पाइडर्स निकल आती हैं। जैसे ही एक स्पाइडर उन पर हमला करती है, लेवाई और ड्रासा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। पर उतने में चर्च का दरवाजा क्रीचर्स तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और मुश्किल से अपनी जिंदगी बचाकर चर्च से निकल जाते हैं। तभी लेवाई की नजर सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। दोनों फौरन उस सुरंग में घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें समझ आता है कि यह असल में एक पुरानी लैब थी। हर जगह टूटे हुए ग्लास, पुराने मशीन और जंग लगे कंटेनर्स बिखरे पड़े थे। यहीं लेवाई को एक पुराना डीवीडी कैसेट मिलता है। वह डीवीडी प्ले करता है तो स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की कहती है, हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ सैकड़ों साइंटिस्ट्स थे, लेकिन एक दिन यहाँ भूकंप आया और मिसाइल का केमिकल लीक हो गया। जहरीला केमिकल हवा में मिल गया और कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। लड़की अपना पेट दिखाते हुए रोती है और कहती है, हमने मिलिट्री को सब कुछ बताया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पूरे एरिया को बॉम्बिंग करके डिस्ट्रॉय कर दो ताकि इन्फेक्शन न फैले, लेकिन उन्होंने हमारी बात इग्नोर कर दी। यह वीडियो देखने के बाद लेवाई को वहाँ एक नया कंप्यूटर दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी पुरानी जगह पर एक आज के दौर का कंप्यूटर कैसे आया। अब वह सिस्टम ऑन करता है तो जो जानकारी मिलती है उसे देखकर वह सुन्न हो जाता है। उसे डार्क लेक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो पैरामिलिट्री बनाने का काम करती थी। कंपनी यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल इकट्ठा करके अपने सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट करती थी ताकि उन्हें सुपर सोल्जर्स में बदला जा सके। इसी वजह से कोई भी देश इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। लेवाई को यह भी समझ आता है कि इस खाई में एक बहुत बड़ा मिसाइल रखा है जिसका एक्टिवेशन होने पर वह 4.2 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देगा। लेवाई और ड्रासा अब सारा राज समझ जाते हैं। दोनों जैसे ही लैब से निकलते हैं, एक घुड़सवार क्रीचर ड्रासा पर हमला करता है और उसे रस्सी से जकड़कर ले जाता है। लेवाई उसकी तलाश में भटकता है, लेकिन ड्रासा कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद लेवाई एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बड़ी मिसाइल रखी होती है, वही मिसाइल जिसका जिक्र डार्क लेक के कंप्यूटर में था। दूसरी तरफ ड्रासा भी क्रीचर के कब्जे से अपने आप को छुड़ा लेती है। आजाद होते ही क्रीचर और ड्रासा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी लेवाई भी उस जगह पहुंच जाता है और दोनों मिलकर क्रीचर को आग लगाकर खत्म कर देते हैं। अब उन्हें यहाँ से निकलना था। दोनों संभल कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक गैराज मिलता है जहां एक जीप खड़ी होती है। लेवाई स्मार्टनेस दिखाता है। वह जीप को रस्सी से बांध देता है ताकि दोनों जीप में बैठकर ऊपर चढ़ सकें। इस तरह उनके हाथ फ्री रहते हैं ताकि वह क्रीचर्स से फाइट कर सकें। जब जीप चढ़ने लगती है तो क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, पर क्रीचर्स तादाद में बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी लेवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जीप का पेट्रोल टैंक खोलकर उस तेल को आग लगा देता है। धीरे धीरे सभी क्रीचर्स जलकर खत्म हो जाते हैं। आखिरी में वह जीप की रस्सी काट देते हैं और जीप नीचे गिर जाती है। इस तरह से यह दोनों फाइनली ऊपर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था। लेवी रस्सी के सहारे अपने टावर तक पहुंच जाता है। तभी लेडी बार्टो उससे कांटेक्ट करती है और सवाल करती है, क्या तुम गड्ढे के अंदर गए थे? क्योंकि किसी ने हमारा कंप्यूटर ऑन किया था। लेवी झूठ बोलता है, नहीं, मैं वहां नहीं गया। लेकिन बार्टो सब जानती थी। सिक्योरिटी कैमरों से उसने सब कुछ देख लिया था। उसे पता चल गया था कि लेवी और त्रासा दोनों अंदर गए थे। फिर भी वह ड्रामा करती है और कहती है, अगर तुम नहीं गए
तो इसका मतलब वेस्ट टावर वाली गार्ड त्रासा रूल तोड़कर गई है। तुम एक काम करो, उसे मार दो। लेवी हाँ तो कह देता है, लेकिन बार्टो समझ गई थी कि यह उसे कभी नहीं मारेगा। अब उसे पता चल चुका था कि यह दोनों यहाँ से भागने वाले हैं और बाहर जाकर पूरी दुनिया को सब सच बता देंगे। इसीलिए बार्टो खुद हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ आ जाती है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले लेवी और त्रासा अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। लेवी टावर से दूर जाकर अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लेता है। गोली लगते ही एक तेज सायरन बजने लगता है। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। दोनों तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि मिसाइल ब्लास्ट होते ही 4.2 किलोमीटर एरिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा। त्रासा अपनी जान बचाकर काफी दूर निकल जाती है, लेकिन लेवी के पैर में चोट होने की वजह से वह तेज भाग नहीं पाता। दूसरी तरफ बार्टो को भी समझ आ गया था कि अब बस कुछ ही पल बचे हैं और तभी मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। एक बेहद बड़ा धमाका होता है जिसमें पूरी खाई तबाह होने लगती है। ब्लास्ट इतना पावरफुल था, बार्टो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके की चपेट में आकर तबाह हो जाता है और वह वहीं मर जाती है। त्रासा ने 4.2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था और वह बची रह गई। सारे क्रीचर्स भी खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ त्रासा ही जिंदा बचती है। वह एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर लेवी का इंतजार करती रहती है। रात हो जाती है पर लेवी का कोई पता नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि लेवी जिंदा नहीं बचा। आंखों में आंसू लेकर त्रासा अपने दिल को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन अचानक उसके सामने लेवी खड़ा नजर आता है। वह जिंदा था। लेवी को देखकर त्रासा की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। वह दौड़कर लेवी को गले लगाती है और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें